एक बार की बात है, एक राज्य में एक हरीश नाम का राजा राज्य करता था। राजा हरीश बहुत ही दयालु थे। उनका चारों तरफ चर्चा हुआ करता था। राजा हरीश की रानी का नाम चंद्रावती था। रानी चंद्रावती देखने में बहुत ही सुंदर थी। अपने माता पिता की अकेली होने के कारण उनके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। रानी देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही घमंडी था। सर्दी का दिन था। रानी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। उस वक्त बहुत ही जोरों से ठंड पड़ रही थी। रानी जब स्नान करके लौट रही थी, तब उनका हाथ पैर कांपने लगा। उनको बहुत ही जोरों से ठंड लगने लगी। रानी ने इधर उधर देखा, तब रानी को एक झोपड़ी दिखाई दी। तब रानी ने अपनी सखियों से बोला, सुनो, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। तुम लोग इस झोपड़ी को जला दो ताकि मैं ठंड से बच सकूं। रानी की बात सुनकर उनकी एक सखी उनसे बोली, महारानी, ये कुटिया तो एक गरीब की है, इसे जलाना ठीक नहीं है। अरे, 2 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या हो जाएगा, नई बनवा देंगे। फिर देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। रानी ने अपने हाथ पांव सीखने के बाद रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में चली गई। वो झोपड़ी एक महात्मा की थी। जब महात्मा को पता चला कि रानी ने हाथ पांव सीखने के लिए उसकी झोपड़ी जला दी है, तो वो बहुत ही दुखी होता है। अगले दिन वो महात्मा अपनी बात को लेकर राजा हरीश के पास जाता है। फिर वो महात्मा राजा को रानी के बारे में पूरी बात बताता है। ये जानकर राजा हरीश को बहुत ही दुख होता है कि रानी ने एक महात्मा की झोपड़ी जला दी है। फिर राजा ने रानी चंद्रावती को बुलाया और उनसे बोले, तुमने ये क्या किया? तुमने एक गरीब की झोपड़ी जला दिया। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अच्छा, आप मुझे 2 तिनकों की झोपड़ी जलाने के लिए इतना डांट रहे हैं? झोपड़ी जल गई तो क्या हुआ, नई बनवा देंगे। ये सुनकर राजा ने रानी से बोला, चंद्रावती, तुम ये मत भूलो कि तुम एक राजा की पत्नी हो। तुमने एक गरीब की झोपड़ी जलाई है, इसलिए तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुमने एक गरीब की झोपड़ी जलाकर उसे अनाथ बना दिया, इसलिए तुम्हें इस गलती का दंड भुगतना होगा। तभी इस गरीब का न्याय होगा। तुम्हें उस गरीब की झोपड़ी बनानी होगी, वो भी अपनी मेहनत से। जब तक तुम उसकी झोपड़ी नहीं बना देती, तुम महल में नहीं रह सकती हो। ये सुनकर रानी चंद्रावती का घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। फिर रानी चंद्रावती उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास जाती हैं। झोपड़ी के पास जाने के बाद रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और इस झोपड़ी को कैसे बनाएं। फिर रानी ने जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर रानी लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेच आती थी। फिर रानी ने सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना 1 साल तक जी तोड़ मेहनत की। रानी को लकड़ियाँ बेचने से जो भी पैसा मिलता था, वो आधा पैसे बचा कर रखती थी और आधा पैसे अपने लिए खर्चा करती थी। फिर रानी के 1 वर्ष जी तोड़ मेहनत करने के बाद बचे हुए पैसों से रानी ने झोपड़ी तैयार करवा दी। अब रानी चंद्रावती को समझ में आ गया था कि गरीबी क्या होती है और गरीब के लिए 2 तिनकों की झोपड़ी बनाना कितना कठिन होता है। फिर रानी ने उस गरीब महात्मा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजा रानी के परिश्रम और उन्हें अपनी गलती की माफी मांगते देख बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर राजा रानी को आदर सहित अपने महल में ले आते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीब और असहाय लोगों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सिया अपनी माँ के साथ रहती थी। सिया के पिता नौकरी के तलाश में गए थे, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। उनके घर से गए लगभग साल भर हो गए थे, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आए। मम्मी, पापा के गए बहुत दिन हो गए हैं। पापा घर वापस लौटकर कब आएंगे? मुझे क्या पता बेटा, तुम्हारे पापा कब आएंगे। तुम्हारे पापा नौकरी की तलाश में गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। माँ, अगर पापा होते तो मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते। माँ, तुम मेरा एडमिशन करवा दो, मुझे भी पढ़ने का बहुत मन करता है। सिया, तुम जानती हो ना, मैं बहुत कम पैसे कमाती हूँ
उतने में ही घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है, और तुम बोल रही हो एडमिशन करवाने के लिए। बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एडमिशन बुक और कॉपी खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए बेटा, हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। तुम जानती हो ना, फिर भी ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे पापा थे तब कुछ और ही बात थी। माँ, तुम पापा को शहर में काम करने के लिए क्यों भेजी? पापा गांव में ही काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते, उससे तो हम लोगों का गुजारा हो जाता ना माँ। बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पापा घर वापस लौट कर नहीं आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें काम पर भेजती ही नहीं। सिया, तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। सिया के कमरे में एक खिड़की थी, उससे आसमान के सारे तारे दिखते थे। सिया जब उदास थी तब आसमान के तारे देख रही थी। सिया जब भी उदास होती तब वो आसमान में तारे देखा करती थी। तारे देखते देखते सिया रोने लगती है और वो बोलती है, भगवान ने हम लोगों को इतना गरीब क्यों बनाया है? काश मैं भी इन तारों की तरह खुली हवाओं में टिमटिमाती, कितना अच्छा होता, ना ही किसी चीज की चिंता होती। सिया जब उदास होकर बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक छोटा सा तारा आता है। सिया के खिड़की के बाहर एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा था। सिया की नजर जब उस छोटे से तारे पर जाती है तो सिया उससे बोलती है, तुम कौन हो? मैं आसमान से आया एक तारा हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है, मैं आसमान में बहुत ठंड से ठिठुरता हूँ। तुम्हारे घर में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आज से तुम मेरे पास रहो, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम मेरा दोस्त बन जाओ। अच्छा, तुम बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे पापा जब से नौकरी की तलाश में गए हैं अभी तक लौटकर घर नहीं आए हैं, और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं कि वो मेरा एडमिशन करवाएं। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ सिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम इसी बात के लिए इतना उदास थी। ये लो कुछ पैसे और तुम अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना। ठीक है जादुई तारे, अब से तुम यहीं पर रहो। सिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है जादुई तारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे पैसे से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकती हूँ। फिर सिया उस जादुई तारे को एक कांच के शीशे में बंद करके रख देती है। फिर वो पैसों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। इतने पैसों को देखकर सिया की माँ बहुत ही खुश होती है और सिया से बोलती है, सिया बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सिया उस जादुई तारे के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, तुम जानती हो वो जादुई तारा मुझसे ये भी बोला है कि तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है सिया बेटा, अब मैं इन पैसों से तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया की माँ सिया के साथ स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए जाती है। सिया की माँ जब सिया का एडमिशन करवा के लौट रही थी तब वो सिया के लिए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदती हैं। ये सब देखकर सिया भी बहुत ही खुश होती है और वो अपनी माँ के साथ घर आती है। घर आने के बाद सिया जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है और उस जादुई तारे से बोलती है, जादुई तारे, तुम जानते हो माँ ने मेरा बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब माँ ने मेरे लिए नए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदा। जादुई तारे, आज मैं तुम्हारे वजह से बहुत ही खुश हूँ। सिया, मैं तुम्हारे जैसे दुखी लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। सिया, अब मैं आसमान में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नन्हे तारे, अगर तुम आसमान में चले जाओगे तो मेरी मदद कौन करेगा और मेरे साथ कौन रहेगा? अगर तुम दिन में जाओगे तो पिघल जाओगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम रात में चले जाना। सिया, तुम जाओ पढ़ाई करो, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी कठिनाई हो तो तुम मुझसे पूछ लेना।
ठीक है नन्हे तारे, मुझे पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। इतना बोलकर सिया पढ़ने के लिए बैठ जाती है। सिया को पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होती तो सिया नन्हे तारे से पूछ लेती थी। नन्हे तारे की वजह से सिया पढ़ने में बहुत ही तेज हो गई थी। अब सिया को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं आती थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया स्कूल जाती है। शाम को जब सिया स्कूल से घर वापस आती है तो वो जादुई तारे के पास जाती है और उससे बोलती है, जादुई तारे तुम जानते हो आज मैं स्कूल गई थी और टीचर ने जो भी पूछा मैं उसका सही सही जवाब दे दी। नन्हे तारे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। सिया तुम यही चाहती थी ना कि मैं स्कूल जाऊं? अब तो तुम स्कूल भी जाने लगी हो। अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है। अब मैं यहाँ से जाऊं? नन्हे तारे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मम्मी दिन भर घर का ही काम करती हैं। घर पर पापा भी नहीं हैं कि मैं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो तुम मुझे जाने दोगी ना? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सिया, ऐसा हो सकता है। अपने पापा के आने की बात सुनकर सिया बहुत ही खुश हो जाती है। सिया तुम जाओ अपना होमवर्क कर लो। सिया होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है। सिया जब होमवर्क कर रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सिया, बेटा सिया। सिया जाकर देखती है तो सिया देखती है कि उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अपने पिताजी को देखकर सिया बहुत ही खुश होती है। पापा आप कहाँ चले गए थे? तभी वहाँ पर सिया की माँ आती है। पापा मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ चले गए थे? सिया बेटा, जब मैं नौकरी के तलाश में जा रहा था तभी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे सर पर चोट आ गई थी और मेरी याददाश्त चली गई थी। जब मेरा याददाश्त वापस आया तब मैं घर वापस आया हूँ। पापा आप फिर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा। अब मैं गांव में ही काम करके अपना खर्चा चला लूँगा। अपने पापा के घर आ जाने से सिया बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है। जादुई तारे, आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। मेरे पापा घर वापस लौट कर आ गए हैं। सिया अब तुम्हारा सारा काम हो गया है ना? अब मैं यहाँ से जाऊँ? लेकिन नन्हे तारे, तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे ना? सिया जब तुम आंखें बंद करके मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो नन्हा तारा आसमान में चला जाता है। अब सिया अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।